I'm here to make you practice special structure in English. These structures are extremely important to improve your spoken English. While talking, while communicating, these structures are used and they can simply make your language beautiful and effective, and that's why it is very important to learn these all structures. In the beginning, we have given you some imperative structures that you must know to make your language beautiful. The first structure that we have is V1 plus object. मैंने कहा सुनो, listen, सुनो, listen, वहां जाओ, go there, go there, यहां बैठो, sit here, sit here, इस बॉक्स को वहां रखो, place this box there, place this box there. तो आप देख सकते हैं सब में आगे क्या आ रहा है, listen, go, sit and place. ये सारी की सारी वर्ब्स जो है आगे आ रही है. तो ये सबसे पहला जो आपका स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, जिसका उपयोग किसी को ऑर्डर देने में, किसी को कमांड देने में, कोई चीज सजेस्ट करने में होता है. अगर आप किसी को आप कोई काम करने के लिए मना करो, मैंने कहा मत सुनो, तो आगे डोंट लग जाएगा, डोंट लिसन. वहां मत जाओ, आगे डोंट लग जाएगा, डोंट गो देयर. वहां मत बैठो, डोंट सीट देयर. इस बॉक्स को वहां मत रखो, डोंट प्लेस दिस बॉक्स देयर. यहां मत बैठो, डोंट सीट हियर. दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर. कृपया दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर. और अगर फॉर्मल लैंग्वेज होगी तो प्लीज के बदले आपको बोलना होगा काइंडली. प्लीज एक ऐसा वर्ड है जो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो बातचीत होती है उसमें होता है, और जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है उसमें काइंडली का उपयोग करता है. आपने देखा होगा हम लोग अक्सर फॉर्मल लेटर्स जो लिखते हैं किसी अथॉरिटी को या स्कूल कॉलेजेस को, तो वहां पर काइंडली यूज करते हैं, वी डोंट यूज प्लीज. तो प्लीज और काइंडली में एक छोटा सा डिफरेंस है कि फॉर्मल लैंग्वेज में आप काइंडली यूज करते हो और इनफॉर्मल लैंग्वेज जो हम बातचीत की यूज करते हैं उसमें हम प्लीज यूज करते हैं ना. मैंने कहा कृपया दूसरों की मदद करो, प्लीज हेल्प अदर्स. कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर. कृपया यहां आओ, प्लीज कम हियर. कृपया यहां मत आओ, मना कर रहे हो आप, तो क्या कहोगे, प्लीज डोंट कम हियर. कृपया वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर. कृपया आप इंग्लिश मत सीखो, प्लीज डोंट लर्न इंग्लिश. ऐसा किसी को नहीं बोलूंगा मैं. हाँ चलो, तो इनमें यू जो है वो छुपा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का, है ना. अगला है नेवर एंड ऑलवेज. भैया दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं या कभी मत, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. दोनों के मीनिंग अलग अलग है. बीच में भले ही ऑब्लिक लगा है तो ऑब्लिक का मतलब ये मत समझना कि इसको लगाओ या फिर इसको लगाओ, ये दोनों अलग अलग है ना. तो नेवर का मतलब होता है कभी मत. मैंने कहा झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक अ लाई. झूठ कभी मत बोलो, तो जहां डोंट लिखा है वहां लग जाएगा नेवर. नेवर लाई या नेवर स्पीक अ लाई. वहां कभी मत जाओ, क्या कहोगे, नेवर गो देयर. सेंटेंसेस कभी मत बनाओ, नेवर मेक सेंटेंसेस. नेवर मेक सेंटेंसेस, हमेशा सेंटेंसेस बनाओ. हमेशा के लिए होगा ऑलवेज. ऑलवेज मेक सेंटेंसेस. हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स. हमेशा सेंटेंसेस बनाओ, ऑलवेज मेक सेंटेंसेस. हमेशा इफेक्टिवली बोलो, ऑलवेज स्पीक इफेक्टिवली. हमेशा समय की वैल्यू करो, ऑलवेज वैल्यू द टाइम. एवरीबडी हैज टू स्पीक, ऑलवेज वैल्यू द टाइम. चलो आगे बढ़ते हैं. पांचवा स्ट्रक्चर है लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब होता है स्टूडेंट चलो हम, आओ हम. मैंने कहा चलो इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश. चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश. चलो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें, लेट्स इंप्रूव अ कम्युनिकेशन स्किल. चलो दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स. देखो कम से कम 10 से 15 सेंटेंस बैक टू बैक बोलने पड़ेंगे तब टंग पर ही आएगा. मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर. वहां मत जाओ, डोंट गो देयर. कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर. कृपया वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर. वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर. वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर. एंड चलो हम चलें, लेट्स गो. चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश. चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स. चलो हम अपने आप को इंप्रूव करें, लेट्स इंप्रूव अवर सेल्फ. लेट्स इंप्रूव अवर सेल्फ. तो 5 तक मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. लेकिन यहां पर देखो ये लेट्स हैं और ये लेट है. अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो मैं चाहता हूं आप इस डिफरेंट के अकॉर्डिंग चलें, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आएगी. ये लेट्स का मतलब है चलो हम, आओ हम.
क्या मीनिंग है? चलो हम, आओ हम। लेकिन ये जो लेट है ये एक ऑब्जेक्टिव, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कॉजेटिव वर्ब है। मैं आपको ऑलरेडी कॉजेटिव वर्ब लेट पढ़ा चुका हूं, तो ये वही कॉजेटिव वर्ब है जो वर्ब के आगे लगकर एक नए मीनिंग को कैरी करती है। जैसे मैंने कहा गो, जाओ, लेट गो, जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो ये वही है लेट मी। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। हर एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सबके एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसके अलावा जितने भी आप सब्जेक्ट हैं सबका वही होता है। जैसे यू का यू होता है, राम का राम ही होता है। ठीक है, तो जब आप कहोगे मुझे जाने दो तो इंग्लिश में कहोगे आप लेट मी गो। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सेंटेंसेस बनाने दो, लेट मी मेक सेंटेंसेस। इन इंग्लिश यू वुड से लेट मी मेक सेंटेंसेस। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे कुछ नया करने दो, लेट मी डू समथिंग न्यू। कम ऑन, लेट मी डू समथिंग न्यू। ऐसे मैंने कहा उसे जाने दो यार, लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। उसे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम स्टडी। डोंट डिस्टर्ब हिम। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट हिम स्टडी। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। उसे इंग्लिश बोलने दो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। क्या कहोगे? लेट हिम स्पीक इंग्लिश। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3-4 बार आप बिल्कुल बोलने की कोशिश करें। 1-2 बार बोलेंगे बिल्कुल टंग पर आ जाएगा। ऐसे ही गेट ओसी प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम किसी को कोई चीज दिलवा देते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे एक सेलफोन दिलवा दो, गेट मी अ सेलफोन। क्या कहोगे? गेट मी अ सेलफोन। अब अपने पापा के पास गए, आपने कहा पापा मुझे ना पढ़ाई करनी है तो मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है पापा, आई हैव टू स्टडी, गेट मी अ लैपटॉप। गेट मी अ लैपटॉप। तो जब भी किसी को कोई चीज दिलवानी हो तो गेट। मुझे दिलवा दो, गेट मी। उसे दिलवा दो, गेट हिम, गेट हर। हमें दिलवा दो, गेट अस अ लैपटॉप। पापा हमें एक लैपटॉप दिलवा दो। आप और आपके भाई अपने पापा के पास जाते हैं, यू एंड योर ब्रदर गो टू योर फादर एंड सेड पापा गेट अस अ लैपटॉप, वी डोंट हैव एनी लैपटॉप एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन आवर स्टडीज, सो विल यू प्लीज गेट अस अ लैपटॉप। क्या आप हमें एक लैपटॉप दिलवा दोगे? लाइक तो आपके फादर ने कहा नो, आई विल नॉट गेट यू लैपटॉप अंटिल एंड अनलेस यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर टेस्ट। जब तक आप अपने टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर नहीं करोगे, आई विल नॉट गेट यू अ लैपटॉप। मैं आपको लैपटॉप नहीं दिलवाऊंगा। तो किसी को कोई चीज दिलवाना, दैट इज गेट। ठीक है, गेट समवन, जिसको दिलवाना है वो, जो चीज दिलवानी है वो, है ना। तो 2-3-4 बार बोलोगे, आपको वैसे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मुझे ना एक कार दिलवा दो पापा, पापा प्लीज गेट मी अ कार। पापा मुझे एक बाइसिकल दिलवा दो, पापा प्लीज गेट मी बाइसिकल, है ना। तो ऐसा 2-3-4 बार बोलोगे, वैसे याद हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट, थैंक यू फॉर प्लस सेकंड सेंटेंस। मैंने कहा बोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। वहां जाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर गोइंग देयर। यहां आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें वर्ब अगर आ रही है तो उसमें एनजी लगाना है। लिखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर राइटिंग। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। तो 8th वाला बहुत ईजी है। 9th वाला देखो, 9th और 10th ये समझने वाला है दोनों। 9th और 10th पर विशेष ध्यान देना है। इंटेंट यहां लिखा हुआ है, एक आपका इंटेंट्स भी आएगा और इंटेंट और इंटेंट्स कहां लगेंगे बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है इरादा है। आपने कहा मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। एक बार बोलो तो सभी, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। मेरा ना क्रिकेट खेलने का इरादा है, आई इंटेंड टू प्ले क्रिकेट। मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश। मेरा सेंटेंसेस बनाने का इरादा है, आई इंटेंड टू मेक सेंटेंसेस। मेरा वहां जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो देयर। मेरा यहां आने का इरादा है, क्या कहोगे? आई इंटेंड टू कम हियर। ठीक है, मेरा यहां आने का इरादा है, आई इंटेंड टू कम हियर। मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। बोलो बोलो, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। मेरा वहां जाने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू गो देयर। मेरा यहां आने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू कम हियर। मेरा पढ़ाने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू टीच। तो जो काम करने का आपका इरादा है तो इंटेंड, और इरादा था तो इंटेंडेड।
अब चूंकि आप पर्सोना के स्टूडेंट हैं, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इफ यू आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव देन व्हाट प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो। आपने कहा मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है, तो मेरा इरादा है आई इंटेंड टू हर्ट यू। मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू गो देयर। मतलब एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस कैसे बनेंगे ये मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की नीड है, क्योंकि अगर आपने इतनी क्लासेस अटेंड करी है तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस। अगर आपने लिखा सब्जेक्ट इंटेंड एंड इंटेंड्स +2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे तो सभी को पता है क्या अप्लाई करना है आपको, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। प्लस अब इंटेंट और इंटेंड में से सिर्फ एक ही आएगा, इंटेंड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सर मेरा है ना खाना खाने का इरादा नहीं है, सर आई डोंट इंटेंड टू ईट फूड। मेरा उससे बात करने का इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू टॉक टू हिम। मेरा है ना क्रिकेट खेलने का इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू प्ले क्रिकेट। क्या आपका क्रिकेट खेलने का इरादा है? डू यू इंटेंड टू प्ले क्रिकेट? डू यू इंटेंड टू प्ले क्रिकेट? एक दो बार बोलोगे ना तो वैसे याद हो जाएगा। डू यू इंटेंड टू प्ले क्रिकेट? क्या आपका इंग्लिश पढ़ाने का इरादा है? डू यू इंटेंड टू, कम ऑन, दैट्स नॉट माई इंटेंट नहीं, दैट्स नॉट माई इंटेंशन। देखो इंटेंशन अलग होता है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ये नाउन है, लेकिन इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना, ये वर्ब है। इंटेंशन सिर्फ इरादा होता है, ठीक है? ये मेरा इरादा नहीं था, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन, दिस इज द डिफरेंट थिंग, बट आई डिड नॉट इंटेंड टू गो देयर। मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था। इरादा होना और इरादा दोनों अलग अलग चीज है ना? मैं अभी आपको वर्ब के तौर पर इसको बता रहा हूं, इंटेंशन इज डिफरेंट। ओके, ऐसे WH में डू डज आपका लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, इंटेंड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका इंग्लिश सीखने का इरादा क्यों है? वाई डू यू इंटेंड टू लर्न इंग्लिश? आपका यहां आने का इरादा क्यों है? वाई डू यू इंटेंड टू कम हियर? आपका वहां बैठने का इरादा क्यों है? वाई डू यू इंटेंड टू सीट देयर? मेरा वहां बैठने का कोई इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू सीट देयर। मेरा आपसे बात करने का कोई इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू टॉक टू यू। तो दिस इज द वे टू वर्क। इस तरीके से आप एक दो बार बनाओगे ना तो ये आपको प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिक हो जाएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम हियर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही देखो, मेरा है ना इंग्लिश सीखने का इरादा था, आई इंटेंडेड हो जाएगा, आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा था, इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा नहीं था, I did not intend to learn English. I did not intend to learn English. क्या मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा था? Did I intend to learn English? Okay. मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा क्यों था? Why did I intend to learn English? और किसका इंग्लिश सीखने का इरादा था? Who intended to learn English? Who intended to learn English? मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था, I did not intend to hurt you. मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था लेकिन मुझे जाना पड़ा, I did not intend to go there but I had to go. Sometimes in life it happens, we don't intend to do anything but we have to do. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ करने का हमारा इरादा नहीं होता लेकिन हमें करना पड़ता है। Sometimes in life it happens, we don't intend to do anything but we have to do. It becomes our compulsion to do it. इसका करना हमारी मजबूरी हो जाती है, you know? So ऐसे चीजों को समझ के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों इंटेंड और इंटेंडेड आपको समझ में आए होंगे। सो बधाई हो आप सभी को। मैंने 10 स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए 100 में से। एक बार 10 के 10 का एक छोटा सा रिवीजन समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो मेरे साथ, स्पीक विथ मी। मेरे साथ मत बोलो, डोंट स्पीक विथ मी। कृपया मेरे साथ बोलो, काइंडली स्पीक विथ मी। मेरे साथ कभी मत बोलो, नेवर स्पीक विथ मी। मेरे साथ हमेशा बोलो, ऑलवेज स्पीक विथ मी। चलो हम सीखें, लेट्स लर्न। मुझे सीखने दो कुछ नया, लेट मी लर्न समथिंग न्यू। उसे एक कार दिलवा दो, गेट हिम अ कार। बोलने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। मेरा बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक। मेरा बोलने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू स्पीक। चलिए 10 पढ़ने के बाद में यहां से स्टार्ट होती है देयर सीरीज आपकी। अब देखना सारे के सारे स्टूडेंट्स का मुझे चाहिए अटेंशन। देयर सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज, देयर वॉज और देयर विल बी, ये हो गए 3 आपके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगला 3 देयर हैज बीन, देयर हैड बीन, देयर विल हैव बीन। अगले 3 ये हो गए। तो मैं अगर ये 3 आपको बताऊंगा तो ये 3 आपको ऑटोमेटिक समझ में हो जाएंगे। मतलब आपको विद इन 2 मिनट्स
ये और ये 6 आपको स्पेशल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, इसलिए पूरा ध्यान देना। देयर लगता कहां, पहले ये देखो, जहां कहीं भी आप कोई क्वांटिटी की बात करते हो या फिर कोई नंबर्स की बात करते हो और वहां पर मेन वर्ब नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान देना। जैसे देखो मैंने कहा क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये संख्या की बात कर रहे हो और क्लास के अंदर वो स्थित है, तो बन जाएगा देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, लेकिन मैं कहूं क्लास में 20 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये नहीं बनेगा इसमें। अगर मैंने कहा क्लास में 20 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करना क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो जब वर्ब आ गई तो 20 स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे, आप लिखोगे 20 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। अब आप क्या बोलोगे, 20 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। अगर वर्ब नहीं आना चाहिए, जैसे आप एक काम करो, एक कमरे में आप बैठे हो, आपको अपने चारों अराउंड क्या क्या दिख रहा है, आपने कहा इस कमरे में एक चेयर है, इंग्लिश में बनाओ, देयर इज अ चेयर इन दिस रूम। देयर के साथ में आर भी लगता है, इज भी लगता है। जब एक चेयर की बात करोगे, सो देयर इज अ चेयर इन दिस रूम। लेकिन अगर आपने कहा इस कमरे में 2 टेबल है, तो देयर आर 2 टेबल्स इन दिस रूम। अब आप देख सकते हैं एक चेयर है तो देयर इज अ चेयर, 2 टेबल है तो देयर आर 2 टेबल्स। लेकिन अगर आपने ये बोला कि इस कमरे में एक चेयर और 2 टेबल है, इनको जोड़ दिया, तो अभी भी आपको आर लगाना होगा। अब बोलोगे देयर आर अ टेबल, देयर आर अ चेयर एंड 2 टेबल्स इन दिस रूम। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आप एक चेयर और 2 टेबल की बात करो, मतलब टोटल 3 वस्तुओं की बात करो, इसलिए आर लगाना पड़ा आपको। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। There is a reason behind every situation and you must know the kind of situation that we are applying। तो यहां आर लगाए, यहां इज लगाए, क्यों, क्योंकि एक चेयर की बात हो रही, तो there is a chair। मैंने कहा क्लास में एक चेयर है, there is a chair in the class। लेकिन क्लास में 10 चेयर्स हैं, तो there are 10 chairs in the class। क्लास में 20 चेयर है, जरा बोलो फटाफट फास्ट, there are 20 chairs in the class। एक बार सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो, कम ऑन, देयर आर 20 चेयर्स इन द क्लास, एवरीबडी हैज टू स्पीक। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक दुकान है, देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने 2 दुकानें हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, देयर आर 2 शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बोलो तो सभी, देयर आर 2 शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बोलो एक बार, देयर आर 2 शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने 2 दुकानें हैं, तो देयर आर 2 शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, नेक्स्ट, मेरे घर के सामने 2 दुकानें थी, तो देयर वर 2 शॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, एक बार फिर से बोलो, There were 2 shops in front of my house। मेरे घर के सामने 2 दुकानें थी। मेरे घर के सामने 2 दुकानें होंगी, क्या बोलोगे, There will be 2 shops in front of my house। There will be 2 shops in front of my house। ठीक है, तो यहां पर एक अलग सिचुएशन, यहां पर एक अलग सिचुएशन, यहां पर एक अलग सिचुएशन। So now you can see that how these things are actually working। There is are, there was were and there will be। ठीक है, मैंने कहा इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, there are 20 students in this class। Come on, there are 20 students in this class। इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, there were 20 students in this class। थे, हैं, और इस क्लास में कल 20 स्टूडेंट्स होंगे, there will be 20 students इन दिस क्लास। होंगे, कल होंगे, टुमारो। इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिन से है, तो देयर हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। 2 दिन से है तो फॉर 2 days। ठीक है, देयर हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फॉर 2 days। ऐसे पास्ट में देयर हैड बीन 20 students in this class
for 2 days. फ्यूचर में there will have been 20 students in this class for 2 days. There will have been 20 students in this class for 2 days. इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिन से होंगे. So there have been, there had been और there will have been. ये इस तरीके से आपका बनेगा. There have been, there had been और there will have been, है ना. तो कोई अगर आपसे डिफरेंस का पूछे तो आप क्या डिफरेंस बताओगे, ये बताओ. क्या डिफरेंस बताओगे आप? कोई अगर आपसे पूछे कि देयर इज, देयर वाज और देयर विल बी और देयर हैज बीन, देयर हैड बीन, देयर विल हैव बीन में क्या डिफरेंस है, तो आप बताना. जब मैंने कहा इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेकिन अगर आपने उसमें समय लगा दिया कि इस क्लास में 2 दिन से 20 स्टूडेंट्स हैं, आप सिचुएशन बदल जाएगी. आप बोलोगे देयर हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फॉर 2 डेज. इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिन से थे. देयर हैड बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फॉर 2 डेज. और इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स 2 दिन से होंगे. देयर विल हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास फॉर 2 डेज, है ना. सो दिस इज द थिंग एक्चुअली. ऐसे देखो, उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया होगा. अब अगला जो है 17 to 22 तक, ये देर वाली सीरीज देख लो, ये कैसे काम कर रही है. ठीक है. यस, अशोक कुमार जी, बिल्कुल वर्ब यूज नहीं करना है हमें. अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो सिचुएशन बदल रही है. यस, बिल्कुल सही है आप. यू आर एब्सोल्युटली राइट. चलिए, वर्ब नहीं लगाना है इन सिचुएशंस में. इसके बाद देखो आगे, देयर यूज्ड टू बी. देयर यूज्ड टू बी का मतलब होता है हुआ करता था. आपको याद है पहले यहां पर एक गार्डन हुआ करता था. डू यू रिमेंबर? देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर. आप किसी से बात कर रहे हो, आपने कहा कि आपको याद है पहले, है ना, यहां पर एक पेड़ हुआ करता था. डू यू रिमेंबर? देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर. हम उस पेड़ पर चढ़ा करते थे. वी यूज्ड टू क्लाइम अपॉन दैट ट्री, है ना. तो जो भी हुआ करता था, इसके लिए आपको यूज्ड टू बी का उपयोग करना है. स्टूडेंट्स 4-5 बार बोलोगे, वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा. देयर इज नो डिफिकल्टी ओवर हियर. मैंने कहा यहां एक गार्डन हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर. हियर मतलब यहां. यहां देयर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है. देयर सिर्फ लगा हुआ है. लेकिन आप ये नहीं सोचे कि देयर का मतलब वहां निकलेगा या ऐसा कुछ निकलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे देखो, हियर का मतलब होता है यहां और देयर का मतलब होता है वहां. लेकिन यहां पर इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है. जहां कोई सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे मैंने कहा क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां आप देयर से शुरुआत कर दोगे. देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास. यहां एक पहले पेड़ हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर. मेरे घर के सामने पहले एक दुकान हुआ करती थी. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. आपको याद है पहले आपके घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था. डू यू रिमेंबर? देयर यूज्ड टू बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. यस, आई रिमेंबर. देयर यूज्ड टू बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड वी यूज्ड टू प्ले देयर. और हम वहां खेला करते थे. तो इस तरीके से जो भी चीज हुआ करती थी उसके लिए, ठीक है, जो भी हुआ करती थी उसके लिए आप इसको उपयोग करेंगे. 2-3-4 बार पढ़ोगे, वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा. क्योंकि आप पर्सोना की क्लास में हो यार. 4-5 बार बोलो, बैक टू बैक बोलो. मैंने कहा होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी. होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी. होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी. तो जब भी कोई चीज हुआ करती थी, इसके लिए आप लगाओगे देयर यूज्ड टू बी. अब यहां पर अगली सिचुएशन क्या है? मस्ट बी. क्या है भैया? मस्ट बी. देयर मस्ट बी. देयर मस्ट बी का मतलब क्या होता है वो समझो. देयर मस्ट बी का मतलब होता है जो चीज होनी ही चाहिए, जो चीज अवश्य होनी ही चाहिए. मैंने कहा हमारे शहर में अच्छे स्कूल्स होने ही चाहिए. सो देयर मस्ट बी गुड स्कूल्स इन आवर सिटी. हमारे शहर में अच्छे इंस्टीट्यूशंस होने ही चाहिए. देयर मस्ट बी गुड इंस्टीट्यूशंस इन अवर सिटी. हमारे घर में मेंटल पीस तो अवश्य होनी चाहिए. देयर मस्ट बी मेंटल पीस इन अवर होम. यू नो व्हाट, पैसा हो नहीं हो, लेकिन मेंटल पीस जरूर होनी चाहिए. मनी वी हैव आर नॉट, it doesn't matter, but we must have mental peace. You know, there must be mental peace in our home. So mental peace, मानसिक शांति जिसको कहते हैं. There must be good hospital in our country. Very good. हमारे देश में अच्छे अस्पताल होने ही चाहिए. अब ज्यादा अस्पताल है तो there must be good hospitals
गुड हॉस्पिटल्स, अच्छे अस्पताल, अच्छा अस्पताल तो गुड हॉस्पिटल, और अच्छे अस्पताल तो गुड हॉस्पिटल्स इन अवर कंट्री, इन अवर सिटी, जो भी बोलना चाहे। तो जो चीज होनी चाहिए मस्ट बी और यूज्ड टू बी हुआ करता था। देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो देयर, ओके, उसकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम, यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू सीट हियर, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। देयर इज नो नीड टू गो देयर, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी मदद खुद कर लेगा। देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम, ही कैन हेल्प हिमसेल्फ, वो अपनी मदद खुद कर लेगा। ही विल हेल्प हिमसेल्फ, ही विल हेल्प हिमसेल्फ का मतलब होता है वो अपनी मदद खुद कर लेगा। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ओके। सेंटेंसेस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपको। देयर इज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस, देयर वॉज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देयर वॉज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस, कोई आवश्यकता नहीं थी। देखो कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस, कोई आवश्यकता नहीं थी। देयर वॉज नो नीड टू मेक सेंटेंसेस, है ना। इट इज नो यूज टू गो देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू गो देयर, देयर इज नो यूज टू गो देयर, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू टॉक टू हिम। देखो मेरा मानना है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है यार, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आई थिंक देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम, देयर इज नो यूज टू वेस्ट द टाइम, वी शुड हेल्प हिम, वी शुड हेल्प हिम। देयर इज नो यूज टू गो देयर, देयर इज नो यूज टू गो देयर, इट इज नो यूज टू टॉक टू हिम, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। ही विल नॉट डू एनीथिंग, इट इज नो यूज टू टॉक टू हिम, इट इज नो यूज टू टॉक टू हिम, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू गो देयर, इट इज नो यूज टू गो देयर, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने से कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टू मेक सेंटेंसेस, लिखने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टू राइट, बोलने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टू स्पीक, दौड़ने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टू रन, दौड़ने से कोई फायदा नहीं था, क्या कहोगे? इट वॉज नो यूज टू रन, वहां जाने से कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टू गो देयर, उसकी मदद करने से कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टू हेल्प हिम, इट वॉज नो यूज टू हेल्प हिम। चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि 20 सेकंड तक सभी को समझ में आ गए होंगे 22 स्ट्रक्चर्स। चलो देखो इधर, तो इट इज नो यूज टू, इट वॉज नो यूज टू, इसके बाद 23, 24, एवरीबडी, जो काम करने की आपकी इच्छा है, आपका मन है, ठीक है, आपने कहा सर मेरा ना इंग्लिश सीखने का मन है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरी वहां जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो देयर, मेरी उससे बात करने की इच्छा है लेकिन मुझे डर लगता है सर, आई एम विलिंग टू टॉक टू हिम बट आई एम अफ्रेड, बट आई गेट फियर, बट आई स्केयर, यू नो, मेरा है ना इंग्लिश सीखने का मन है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरा क्रिकेट खेलने का मन है, मेरा क्रिकेट खेलने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू प्ले क्रिकेट। पास्ट में मेरा क्रिकेट खेलने का मन था, आई वॉज विलिंग टू प्ले क्रिकेट, उसका यहां आने का मन था, ही वॉज विलिंग टू कम हियर, उसका यहां आने का मन है, ही इज विलिंग टू कम हियर, बोलो जरा एक बार, ही इज विलिंग टू कम हियर, उसका यहां आने का मन है, उसका यहां आने का मन होगा, ही विल बी विलिंग टू कम हियर, उसका वहां जाने का मन होगा, ही विल बी विलिंग टू गो देयर, उसका इंग्लिश सीखने का मन होगा, ही विल बी विलिंग टू लर्न इंग्लिश। 26 देखो, जो चीज आपको चाहिए, क्या चाहिए, अब देखो ये चीज अलग है भैया, शुड अलग है, बहुत सारे बच्चे ये वाले चाहिए में और ये वाले चाहिए में कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो ये शुड में बनेगा क्योंकि एडवाइस दे रहा है, यू शुड ड्रिंक वाटर, क्या कहेंगे, यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर का मतलब होता है तुम्हें पानी पीना चाहिए, लेकिन यहां क्या बोलोगे, यू वॉन्ट वाटर, तुम्हें पानी चाहिए, सर आई वॉन्ट वाटर, सर मुझे पानी चाहिए, सर आई वॉन्ट नॉलेज, सर मुझे नॉलेज चाहिए, आई वॉन्ट स्किल्स, मुझे स्किल्स चाहिए। मैंने कहा शी वॉन्ट्स अ कार, शी वॉन्ट्स अ कार, उसे एक कार चाहिए, उसे एक कार चाहिए, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, उसे एक कार खरीदनी चाहिए,
अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में चाहिए आ रहा है, यहां भी चाहिए आ रहा है, यहां भी चाहिए आ रहा है। तो उसे एक कार चाहिए का इंग्लिश होगा, मैं यहां लिखता हूं, शी वॉन्ट्स अ कार। वॉन्ट्स किसके साथ लगाओगे? ही शी इट नेम के साथ। तो शी वॉन्ट्स अ कार। और उसे एक कार खरीदनी चाहिए तो शी शुड बाय अ कार। अब दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए आपको, तो वांट और वांट्स का उपयोग करो। और कोई चीज खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए, एक्शन आ रही है, वर्ब आ रही है उसमें, जैसे आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। आपको बोलना चाहिए मेरे साथ, यू शुड स्पीक विद मी। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। एक्शन आ रही है, वर्ब आ रही है, तो उसको शुड में बनाओ। तो शुड और वांट में कभी कंफ्यूज मत होना दोस्त। शुड मतलब चाहिए, वांट मतलब जो चीज आपको चाहिए, जो वस्तु चाहिए, उसके लिए आप लगाते हो वांट, है ना? तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको होगा ही नहीं। मैंने कहा शी वॉन्ट्स अ पेन, उसे एक पेन चाहिए। नेगेटिव, उसे पेन नहीं चाहिए, तो शी डजंट या डज नॉट वॉन्ट अ पेन। क्या कहोगे? शी डजंट वॉन्ट अ पेन। क्या उसे एक पेन चाहिए? डज उठकर आगे आएगा। डज शी वॉन्ट अ पेन? क्या कहोगे? डज शी वॉन्ट अ पेन। उसे एक पेन क्यों चाहिए? वाई डज शी वॉन्ट अ पेन। और किसे एक पेन चाहिए? हु वॉन्ट्स अ पेन। कम ऑन, शी वॉन्ट्स अ पेन, उसे एक पेन चाहिए। शी डजंट वॉन्ट अ पेन, उसे पेन नहीं चाहिए। डज शी वॉन्ट अ पेन, क्या उसे पेन चाहिए? व्हाई डज शी वॉन्ट अ पेन, उसे पेन क्यों चाहिए? एंड हु वॉन्ट्स अ पेन, किसे पेन चाहिए? हु वॉन्ट्स अ कार, किसे कार चाहिए? हु वॉन्ट्स मनी, किसे पैसे चाहिए? हु वॉन्ट्स एवरीथिंग, किसे सब कुछ चाहिए? तो आपने कहा आई वॉन्ट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। और यू कैन से आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। I don't want anything, or you can say I have nothing, I have everything, मेरे पास सब कुछ है। तो ऐसे बोलना है फटाफट फटाफट फटाफट। एक सेंटेंस से 5 बनाते भी आपको सबको आना चाहिए। देखो, पर्सोना के स्टूडेंट हो, मुझे पूरा यकीन है जिस भी स्टूडेंट ने ईमानदारी से क्लास अटेंड करी होगी वो 1 से 5 बिल्कुल बना देगा विद ऑनेस्टी। मुझे कॉपी चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कॉपी। मुझे कॉपी नहीं चाहिए थी, नेगेटिव में आई डिड नॉट वॉन्ट अ कॉपी। नेगेटिव में डिड नॉट लगाओगे, वांटेड का वांट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट वांट अ कॉपी। मुझे कार नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वांट अ कार। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वांट मनी। मुझे चेयर नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वांट चेयर। मुझे नॉलेज नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट नॉलेज। आई डिड नॉट वांट नॉलेज। ओके, सो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। मुझे चेयर नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वांट चेयर। मुझे चेयर चाहिए, आई वांट चेयर। मुझे चेयर चाहिए थी, आई वांटेड चेयर। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कल, आई वांटेड सम मनी येस्टरडे। आई वांटेड सम मनी येस्टरडे। बोलो तो सभी, आई वांटेड सम मनी येस्टरडे। मुझे ना कल एक सेलफोन चाहिए था, आई वांटेड अ सेलफोन येस्टरडे। ठीक है, तो 26 27 जो चीज चाहिए थी। इसके बाद 28 से आपका स्टार्ट होता है जो काम आप करना चाहते हो। want to ऑब्लिक wants to। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं दौड़ना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू रन। मैं कॉलेज जाना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज। वह यहां आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कम हियर। वो आपकी मदद करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू। वो आपकी मदद नहीं करना चाहता है, he does not want to help you। क्या कहोगे? he does not, और you can say he doesn't want to help you। वो लिखना नहीं चाहता, he doesn't want to write। वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, he doesn't want to go to college। वो यहां नहीं आना चाहता, he doesn't want to come here। मैं यहां आना चाहता था, I wanted to come here। I wanted to come here। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, I wanted to learn English। मैं पढ़ाई करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्टडी। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहता था, क्या कहोगे? आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश।
मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं यहाँ आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, है ना। तो इस तरीके से देखो, ये 30 स्ट्रक्चर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। एक बार हम लोग सारे के सारे 30 स्ट्रक्चर्स को सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो 31 से आपको स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब, एबल टू, इज एम आर बीइंग एबल टू, वाज वर बीइंग एबल टू, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, व्हाट अबाउट। तो आज अगर हमने 50 कंप्लीट कर लिए हैं तो समहाउ वी विल बी एबल टू लर्न ऑल दिस थिंग्स सिस्टमेटिकली, बिकॉज ये वो स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स जिनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, वैल्यू है, यू नो। और अगर आप इन्हें सिस्टमेटिकली लर्न कर रहे हो सो दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो मैं आपको एक काम कर रहा हूं, 30 से आगे 31 से भी एक बार करवा देता हूं। यहां 31 से सभी देखें, यहां टू बी वर्ब लिखा है। टू बी वर्ब का मतलब होता है प्रेजेंट में आपको लगाना है इज एम आर, पास्ट में आपको लगाना है वॉज एंड वर, और फ्यूचर में आपको लगाना है विल बी। उसके बाद लगाया एबल टू, फिर ऑब्लिक लगाया अनेबल टू। एबल टू मतलब कोई काम आप कर पाते हो, अनेबल टू मतलब कोई काम आप नहीं कर पाते हो। दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या बनाओगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा पाता हूं, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। वह यहां आ पाता है, शी इज एबल टू कम हियर। सॉरी, वह यहां आ पाती है, शी इज एबल टू कम हियर। वह यहां नहीं आ पाती है, शी इज अनेबल टू कम हियर। सर वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, सर शी इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। सर वो चल नहीं पाती है इसलिए वो नहीं आ रही है, सर शी इज अनेबल टू वॉक, दैट्स व्हाई शी इज नॉट कमिंग। तो आप ये भी लिख सकते हो, शी इज नॉट एबल टू, शी इज नॉट एबल टू वॉक का मतलब ही होता है शी इज अनेबल टू वॉक। वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी का मतलब होता है शी इज नॉट एबल का हो जाएगा, ये नॉट और एबल मिलके हो जाएगा अनेबल। शी इज अनेबल टू स्पीक। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, एबल टू अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनेबल टू उसका नेगेटिव है, ठीक है। मैंने कहा वो दौड़ पाती है, या वो दौड़ने में सक्षम है, समर्थ है, लायक है, काबिल है, कुछ भी लगाना हो आपको आप लगा सकते हो। दौड़ पाती है, दौड़ने में सक्षम है, दौड़ने में काबिल है, दौड़ने में समर्थ है। तो ही इज एबल टू वॉक, ही इज एबल टू रन। वह दौड़ने में असक्षम है, वह दौड़ने में असमर्थ है, वह दौड़ नहीं पाती है। He is sorry, she is unable to run. वो बोल नहीं पाती प्रॉपरली, she is unable to speak properly. वो प्रॉपरली लिख नहीं पाती, she is unable to write properly. ठीक है, क्या वो प्रॉपरली लिख पाती है? आगे आ जाएगा, is she able to write properly? क्या आप प्रॉपरली बोल पाते हो? Are you able to speak properly? क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो प्रॉपरली? Are you able to speak English properly? क्या आप दौड़ पाते हो? Are you able to run? क्या आप तेज दौड़ लेते हो? क्या आप तेज दौड़ पाते हो? Are you able to run fast? यस सर मैं तेज दौड़ पाता हूं, यस सर आई एम एबल टू रन फास्ट। सर मैं तेज नहीं दौड़ पाता हूं, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। सर आई एम अनेबल टू रन फास्ट, दैट्स माय प्रॉब्लम। ठीक है, सर मैं तेज नहीं दौड़ पाता हूं, तो आई एम नॉट एबल टू रन फास्ट, या फिर आई एम अनेबल टू रन फास्ट। आई एम नॉट एबल टू या फिर आई एम अनेबल टू, दोनों के मीनिंग सिमिलर है। नॉट एबल का मतलब ही क्या होता है? अनेबल होता है। गेटिंग? क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोल पाते हो? वाई आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? और अगर मैं कहूं आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो, वाई आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश? आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो? पता है आपको? वाई आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली? डू यू नो? आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दोगे। द डे व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। क्या आप लिख पाते हो प्रॉपरली? आर यू एबल टू राइट प्रॉपरली? आप प्रॉपरली क्यों नहीं लिख पाते हो यार? वाई आर यू अनेबल टू राइट प्रॉपरली? आप प्रॉपरली बोल क्यों नहीं पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली? आप वहां क्यों नहीं जा पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू गो देयर? आप यहां क्यों नहीं आ पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू कम हियर? सर मैं यहां नहीं आ पाता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। सर आई एम अनेबल टू कम हियर बिकॉज आई हैव नो टाइम। आप क्लास टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम? ठीक है, वाई आर यू अनेबल टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम? आप क्लास को टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते हो?
वाई आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो? वाई आर यू अनेबल टू मेक सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस क्यों नहीं बना पाते हो? राइट तो जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका अब किसी कार्य को कर पाते हैं, आप किसी कार्य को कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा सर मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं, तो आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या कहोगे? आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं इंग्लिश बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, आई वॉज बीइंग अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आई एम बीइंग एबल टू, आई वॉज बीइंग एबल अनेबल टू, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पास्ट में फ्यूचर में आप बना दोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं सेंटेंसेस लिख पा रहा था, आई वॉज बीइंग एबल टू मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं लिख पा रहा था, आई वॉज बीइंग अनेबल टू राइट सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंसेस लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। क्या कहेंगे? स्टॉप राइटिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। सेंटेंसेस बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस। स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। कीप मेकिंग सेंटेंसेस। या फिर आप क्या कहोगे? कीप ऑन, यहां ऑन लगा दो ऐसा। कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेस। यहां आते रहो, कीप ऑन कमिंग हियर। वहां जाते रहो, कीप ऑन गोइंग देयर। इंग्लिश सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, है ना। तो दिस इज द वे टू स्पीक। कीप ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना। इसके बाद है इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। वहां जाने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग देयर। यहां आने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट कमिंग हियर। ओके, इंग्लिश सीखने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट टीचिंग इंग्लिश। वहां जाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट गोइंग देयर। यहां आना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट कमिंग हियर। अब यहां आने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू कम हियर। इंग्लिश सीखने का समय हो गया, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का समय हो गया, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंसेस बनाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। दौड़ने का समय हो गया, इट इज टाइम टू रन। बोलने का समय हो गया, इट इज टाइम टू स्पीक, है ना। सो दिस इज एक्चुअली बोलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्पीकिंग। बोलने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट स्पीकिंग। 36 और 37 कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। जब आप किसी से बात करो और आपने कहा यार इंग्लिश सीखना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तो किसी ने कहा पढ़ाई करने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट स्टडिंग। क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट स्टडिंग। तो ख्याल है व्हाट अबाउट। क्रिकेट खेलना क्या ख्याल है आपका? किसी ने कहा चलो हॉकी खेलते हैं, लेट्स प्ले हॉकी। तो किसी ने कहा व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है आपका? किसी ने कहा हाउ अबाउट प्लेइंग हॉकी। हॉकी खेलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलना कैसा। तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है। एक दो बार आप बोलोगे। 39 मैंने कहा फील लाइक, या फिर आप इसमें फील्स लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा पढ़ाई करने का इच्छा हो रही है, आई फील लाइक स्टडिंग। मेरी है ना सेंटेंसेस बनाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक मेकिंग सेंटेंसेस। मेरी है ना वहां जाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक गोइंग देयर। मेरी है ना आने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक कमिंग हियर। मेरी यहाँ आने की इच्छा हो रही थी, आई फेल्ट लाइक कमिंग हियर। मेरे उससे बात करने की इच्छा हो रही थी लेकिन मैंने नहीं करी, आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम बट आई डिड नॉट टॉक। मेरा खाना खाने का मन कर रहा था बट मैंने नहीं खाया, आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड बट आई डिडंट ईट बिकॉज आई हैड फास्ट। क्योंकि मेरा क्या था? फास्ट था, ठीक है। सो आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड बट आई डिड नॉट टेक एनीथिंग बिकॉज आई हैड फास्ट। क्योंकि मेरा क्या था? फास्ट था।
चलो, तो ये है आपके 40 स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव डन टुडे। और भैया ये 40 के 40 स्ट्रक्चर्स अगर आप विथ ऑनेस्टी पढ़ लोगे ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न 40 डिफरेंट sentences, 40 different structures that will help you, that will guide you, that will show you कि आप कैसे और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके अपनी भाषा को शानदार, जानदार और इफेक्टिव बना सकते हैं। So I insist you all to practice all these things and improve your communication skill because somehow they are extremely important, right? तो बिल्कुल इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है।